और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात बांग्लादेश की करते हैं, जहां की स्थिति इस वक्त कैसी है, तस्वीर इस वक्त कैसी है, वो पूरी दुनिया के सामने है कि किस तरीके से हिंदुओं का वहां नरसंहार हो रहा है, बर्बरता उनके साथ की जा रही है, अत्याचार किया जा रहा है और महिमा अब इस पर सियासत भी देखी जा रही है। आप बिल्कुल सही कह रही है। देखिए, शेख हसीना का पहला बयान सामने आया, वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस ने भी एक इंटरव्यू में शेख हसीना पर तंज कसे हैं। आप देखिए इस रिपोर्ट। वाद विवादों, झंझावातों से जूझता बांग्लादेश। तख्ता पलट के बाद गिरती देश की साख। हर एक घटता हुआ घटनाक्रम जिसे एक सभ्य समाज, सभ्य देश कभी सपने में भी स्वीकार करने की सोच नहीं सकता। अल्पसंख्यकों पर अटूट अत्याचार की चीखें जो आज विश्व भर के कानों में गूंज रही हैं, उन चीखों से उठते वो ज्वलंत सवाल जिनसे मोहम्मद यूनुस मुंह छिपाते फिर रहे हैं, क्योंकि मुजीब के देश में मुजीब की निशानियों के साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, तो फिर ऐसी सरकार से वहां के रहने वाले अल्पसंख्यक भला क्या ही उम्मीद रखें। एक तरफ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और दूसरी तरफ विश्व के सामने शांति के कबूतर उड़ाते यूनुस अब दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। तो वहीं बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी अब इस अत्याचार के खिलाफ सुर बुलंद कर लिए। शेख हसीना ने न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित करते हुए यूनुस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोहम्मद यूनुस अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रहे हैं। मेरे पिता शेख मुजीबुर रहमान की तरह उनकी और उनकी बहन शेख रेहाना की हत्या की साजिश रची गई थी। मुजीबुर रहमान की 1975 में हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि अगस्त में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण देश छोड़कर भारत में शरण लेने के बाद यह हसीना का पहला सार्वजनिक संबोधन था। वहीं शेख हसीना के इस बात के बाद प्रतिक्रिया देते हुए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना पर बड़ा आरोप लगाया। यूनुस ने कहा कि शेख हसीना ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। चुनाव सुधार के बाद ही बांग्लादेश में चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव कराने से पहले हमें अर्थव्यवस्था, शासन, नौकरशाही, न्यायपालिका में सुधार करने की जरूरत है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में जो इस वक्त हालात हैं वो किसी से भी नहीं छुपे। ऐसे में यूनुस का ये बयान अपने आप में सवाल खड़े करता है, क्योंकि एक तरफ वो दर्दनाक चीखती चिल्लाती अपनी जान, अपनी सुरक्षा और अपनी अस्मत की भीख मांगती वो तस्वीरें, तो दूसरी तरफ यूनुस का ये दोहरा चरित्र जिसमें वो इन सब से परे, इन सब को नजरअंदाज कर खुद को शांतिदूत बताने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे दिल्ली की सियासी जंग की, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मौनिका, हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी भी पलटवार कर रही है। बिल्कुल, और यही सियासत है, यही राजनीति है, क्योंकि देखिए चुनावों का दौर है और चुनावों के दौर में किस तरीके से वार पलटवार हो रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन दूसरी तरफ इस पर भी फोकस है कि बीजेपी आज एक नया कैंपेन लॉन्च करने जा रही है जिसका नाम है मेरी दिल्ली मेरा संकल्प।
दिल्ली में चुनाव, आरोपों वाला दांव, फ्री का फंडा, चुनावी एजेंडा। दिल्ली में यूं तो दिसंबर की ठंड ने अभी दस्तक दी है, लेकिन यहां का राजनीतिक तापमान मई जून के महीने की तरह गर्म हो चुका है। जैसे जैसे यहां चुनावों की तारीखें करीब आ रही हैं, वैसे वैसे बयानबाजी और आरोपों की नई लिस्ट जारी करने का काम तेजी पकड़ चुका है। दिल्ली की सत्ता में बीते 10 साल से काबिज आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव उतना आसान नहीं होने वाला ये पार्टी खुद जानती है और उसके मुखिया केजरीवाल भी। यही वजह है कि दिल्ली विधानसभा के आखिरी सत्र में केजरीवाल ने ना ही अपने पिछले किए कार्यों की चर्चा की, ना ही भविष्य के किसी रोड मैप का जिक्र। विधानसभा में दिए अपने लंबे चौड़े भाषण में केजरीवाल राजनीतिक हमले करते गए। उनके निशाने पर थी बीजेपी और केंद्र की सरकार। केजरीवाल ने इस दौरान नशे से लेकर सुरक्षा तक हर मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। पूरी पीढ़ी खराब हो जाएगी, पूरे देश को नशे के अंदर झोंका जा रहा है और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। गुजरात से जो नशा निकल रहा है वो गुजरात के अंदर भी पूरी तरह, गुजरात के बच्चे, गुजरात के युवा भी नशे के अंदर धकेले जा रहे हैं। इतने बड़े स्तर के ऊपर नशा क्या बिना सरकारी संरक्षण या बिना सरकारी लापरवाही के हो सकता है? हमला केजरीवाल की तरफ से था और वो भी सीधा केंद्र सरकार पर, तो पलटवार होना भी तय था। बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला सुधांशु त्रिवेदी ने। उन्होंने केजरीवाल के न सिर्फ आरोपों का जवाब दिया, बल्कि दिल्ली से लेकर पंजाब में आम आदमी पार्टी के शासन को लेकर दर्जनों सवाल खड़े कर दिए। स्वर्ण मंदिर के द्वार के ऊपर गोली चलना, पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष रहे उनके ऊपर हमले का प्रयास दर्शाता है कि पंजाब में स्थिति किस सीमा तक पहुंच गई है और इसका जवाब पंजाब सरकार को देना होगा। इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली के चुनावी दंगल की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। एक तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपनी सत्ता को बरकरार रखने की लड़ाई लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी दिल्ली से अपना वनवास खत्म करने की जुगत में है। बीजेपी जानती है कि केजरीवाल की छवि भ्रष्टाचार के आरोपों से कुछ फीकी पड़ी है और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से फिलहाल दूर है। ऐसे में केजरीवाल को घेरना आसान होगा। बीजेपी आज से दिल्ली में जनसंपर्क का बिगुल फूंकने वाली है। इस दौरान बीजेपी व्हाट्सएप के जरिए दिल्ली की जनता से मेरी दिल्ली मेरा संकल्प थीम के तहत लोगों से विकास से जुड़े सुझाव मांगेगी। मकसद साफ है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दिल्ली के चुनाव की तैयारियों में अब जुट चुकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में दोनों ही पार्टियों का कोई भी फैसला विधानसभा चुनाव में मिलने वाले नफे नुकसान से जुड़ा होगा। लेकिन इस जंग का अंतिम फैसला दिल्ली की जनता को करना है। आखिर में वो किसके दावों पर मुहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है, क्योंकि साल 2020 में लास्ट चुनाव हुआ, तो उसके बाद साल 2025 में चुनाव होने, उसको लेकर के बयानबाजी काफी तेज हो रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं 10 साल में दिल्ली की तस्वीर। साल 2015 की बात सबसे पहले आपको बताएंगे। आम आदमी पार्टी 67 सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटें थी, कांग्रेस पार्टी की 0 यानी कि 0 प्रतिशत। देख लीजिए 54.30% आम आदमी पार्टी का वोट शेयर था। भारतीय जनता पार्टी की बात करें 32.30%, कांग्रेस पार्टी का 9.70%। अब साल 2020 में देखिए, साल 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें, आम आदमी पार्टी के पास 62 सीटें थी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की सीटें 15 के कंपैरिजन में यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आई थी। 8 कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भी 0 पर ही थी। उसके अलावा 53.67% वोट प्रतिशत था। भारतीय जनता पार्टी की बात करें 38.51% और कांग्रेस पार्टी की बात करें 4.21% था। तो इसके जरिए आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि आखिरकार 10 साल में दिल्ली की तस्वीर क्या थी। हालांकि इस बार देखना होगा कि आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीट्स मिलती है या फिर भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि दोनों ही पार्टी लगातार एक दूसरे पर हमलावर होते हुए इस बार नजर आ रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। और अगली खबर भी दिल्ली से ही है, जहां पर 4 दिसंबर की सुबह ट्रिपल मर्डर की घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया।
एक ही परिवार में पति, पत्नी और बेटी की हत्या की खबर सुनकर हर कोई सदमे में था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया। पुलिस के खुलासे में जो बातें निकलकर सामने आई